दर्शकों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं सुमन कश्यप और हमारे साथ मौजूद हैं वीबी वीजा के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आज हम आपको बताएंगे कनाडा में स्टडी वीजा से जुड़ी कुछ खास जानकारी। अगर आप भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी जो आप पूछना चाहते हैं वो जानकारी हमसे लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कनाडा में स्टडी के लिए कितना खर्चा आता है? देखिए सबसे पहले खर्चे की आपने बात करी, क्योंकि हर पेरेंट का यही कंसर्न रहता है कि बच्चे को भेजना है, खर्चा कितना आएगा। एक चीज माइंड में आप जरूर बना लीजिए, अगर बच्चे को स्टडी करने के लिए कनाडा खासकर भेजना है तो कम से कम आपको 20 से 22 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। ये इंक्लूसिव होता है GIC के, जो कि एक तरह की सेविंग है, सब बच्चे जानते हैं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खर्चा ही है। तो नटशेल में ये है कि हमें 22 से 23 लाख रुपया जो है वो उसकी जरूरत रहेगी। जी तो सर कनाडा में स्टडी के लिए आवश्यक चीजें क्या है स्टूडेंट्स के लिए? जी देखिए सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद उसकी आइल्स क्लियर होनी चाहिए। अब आइल्स में उसको कम से कम 6 बैंड ईच चाहिए, ये नहीं कि 6 से कम होंगे तो फिर तो एलिजिबल नहीं है। और 6 ईच का मतलब 6 ओवरऑल, 6 नहीं, ओवरऑल तो 6 चाहिए। साथ में हर मॉड्यूल में उसके 6 बैंड होने चाहिए। एक भी मॉड्यूल में 6 से कम है यानी कि 5.5 है तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, यानी कि एलिजिबल तो है लेकिन उसमें वीजा नहीं आएगा। 6 बैंड ही चाहिए, +2 चाहिए मिनिमम। ग्रेजुएशन भी हो सकती है, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, कुछ भी आपकी 12वीं से ज्यादा पढ़ाई मान्य है। और 12वीं अगर आपने की हुई है तो उसमें गैप सिर्फ 2 साल का ही मान्य है। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर की आपका गैप जस्टिफाई होता है तो चाहे 6, 7, 8 साल का भी गैप है तो भी चलेगा। कुल मिला के आप सबसे पहले खर्चा आपने पूछा, तो खर्चा 20 से 22 लाख की जरूरत है। बच्चा 12वीं पास होना चाहिए, आइल्स उसका क्लियर होना चाहिए 6 बैंड के साथ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये 3 चीजें अगर बच्चा कर लेता है तो डेफिनेटली वो एलिजिबल हो जाता है। और अगर ये 3 चीजें क्राइटेरिया मीट कर लेता है तो सिर्फ एलिजिबल नहीं होता बल्कि उसका वीजा भी आ जाता है। अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपने अगर अपनी फाइल लगवाई है तो डेफिनेटली उसको वीजा मिलता है। वीबी वीजा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, लास्ट 3 इनटेक में हमारा एक भी रिफ्यूजल नहीं है स्टडी वीजा का। बार बार हम ये चीज चैनल्स पे बोलते हैं और ओपनली चैलेंज करते हैं। किसी का आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, लेकिन आज तक कोई कमेंट आया नहीं, क्योंकि आएगा भी नहीं, क्योंकि ये एक सच्चाई है। इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि 100% हमारा सक्सेस रेट है तो वो है। और आने वाले स्टूडेंट अगर ये सारे क्राइटेरिया मैच करते जो मैंने आपको बताए हैं तो डेफिनेटली हम उसको भी वीजा जरूर लेके देंगे। जी सर वीबी वीजा का प्रोसेस क्या है? वीबी वीजा से जुड़ने के लिए प्रोसेस बताएं, क्या प्रोसेस है? जी देखिए, हाँ प्रोसेस अब बहुत सारे हमारी जैसे ब्रांचेस 2 ही जगह हैं फिलहाल के लिए। हेड ऑफिस हमारा मोहाली में, बट बहुत सारे हमारे नंबर्स भी अवेलेबल रहते हैं। शायद इसमें लाइव में भी नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको हर नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। स्टूडेंट ने अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है और जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया 12वीं पास और आइल्स क्लियर, वही स्टूडेंट अगर कनाडा जाना चाहते हो वही वाला स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल शेयर कर दे। उसके बाद हम उसको कॉलेज सजेस्ट कर देंगे, उसका कोर्स सजेस्ट कर देंगे और उसको वो चीज बढ़िया लगती है उसमें साथ में बता देंगे कि कितना खर्चा आएगा, एग्जैक्ट बताएंगे उसको। अगर वो सब क्राइटेरिया मीट करता है, उसको बढ़िया लगता है जो हमने प्रोग्राम दिया है, तो उसको हमारे ऑफिस में आने की भी जरूरत नहीं है। फोन पे ही सारा काम हो जाएगा। इनफैक्ट की फीस भरने से लेकर वीजा आउटकम तक आप ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। जी सर सक्सेस रेट थोड़ा साझा कीजिए। जी वीबी वीजा का। जी वही मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी बताया कि 100% सक्सेस रेट है। और पिछले 3 इनटेक से चला रहा है और पूरी उम्मीद है कि ये सितंबर इनटेक के भी कुछ वीजाज आए हैं, सो इसमें भी अभी तक कोई रिफ्यूजल नहीं है और उम्मीद है कि कोई रिफ्यूजल आएगी भी नहीं। तो 100% सक्सेस रेट चल रहा है पिछले 4था इनटेक ही अब चला हुआ है सितंबर का। जी सर भारत से कनाडा के लिए वीजा प्रोसेस क्या है? जी देखिए वीजा प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आते ही आपने अपनी फीस पे कर देनी है, GIC पे कर देनी है और उसके बाद आप मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक्स होंगे और उसके बाद फाइल बायोमेट्रिक से पहले लॉन्च हो जाती है तो फाइल लॉन्च हो जाएगी और विद इन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको जो आपका रिजल्ट मिल जाएगा
और अगर ये सारा क्राइटेरिया जैसे हम बात कर रहे थे कि एसडीएस प्रोफाइल है तो आपको वीजा की गारंटी मैं देता हूँ। जी सर, ऑफर लेटर की आपने बात की है, जी। तो ऑफर लेटर आने की जो पॉसिबिलिटी है जी वो कितने दिन तक रहती है? जी देखिए, फिलहाल के समय में अगर हम बात करें ऑफर लेटर, तो विद इन वीक अच्छे पब्लिक कॉलेजेस का ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। आज जैसे आपने अप्लाई किया, मान लीजिए सितंबर इनटेक के लिए किया या जैन इनटेक के लिए किया, तो अगर तो सितंबर इनटेक के लिए किया आप, तो आपको विद इन वीक आपको ऑफर लेटर आपके पब्लिक कॉलेज का मिल जाएगा। अगर जैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा देर लग सकती है, बट नेक्स्ट इनटेक का विद इन वीक ऑफर लेटर आ जाता है। और ऑफर लेटर के लिए मैं एक और खास बात बता दूं, अगर आपका प्रोफाइल एसडीएस है, एसडीएस स्टूडेंट समझते हैं, क्योंकि जिसने कनाडा जाने का मन बना लिया तो थोड़ी बहुत रिसर्च उसको करता ही है। उन चीजों में ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, बेसिक से करेंगे तो। अगर आपका प्रोफाइल एसडीएस है तो मैं फ्री में ऑफर लेटर आपका अप्लाई करवाऊंगा अपनी कंपनी से, एक भी रुपए का चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि मुझे पता है एसडीएस प्रोफाइल में वीजा आना ही आना है, और वीजा जब आता है तो डेफिनेटली हमारी कंपनी को कमीशन भी उसमें आती है। तो आप पे अगर हम 10-12 हजार 15 हजार इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें कोई हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हमें पता है कि उसके बदले में हमें 30-35-40 हजार रुपया आ जाएगा। सो ऑफर लेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो भी सरकारी का नहीं, सॉरी सरकारी का है, प्राइवेट का नहीं। प्राइवेट का भी फ्री है और साथ में सरकारी का भी फ्री है। सो जो बच्चे इस चीज को अवेल करना चाहते हैं तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर, आपने सितंबर इनटेक की बात की है, जी। तो सितंबर इनटेक में कितनी सीट्स हैं? देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पता होता कि सीट्स कितनी है, क्योंकि देखिए आलम तो ये है कि एक फिक्स्ड नंबर होता है कि इतने स्टूडेंट्स उन्होंने लेके जाने हैं, चाहे कॉलेज में सीट कम हो चाहे ज्यादा हो, उन्होंने उतने विद्यार्थियों को वीजा देना ही देना है। और बहुत सारे कॉलेजेस में आज तक भी एक भी क्लास ऑफलाइन नहीं लगी, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। उसका रीजन सीधा ये है कि मान लीजिए कॉलेज में सीट्स तो है 100 और वीजा जो अप्रूव हुए वो 200 उस कॉलेज के, 100 बच्चे ही अकोमोडेट कर पा रहे हैं वहां पे, और बाकी लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं या फिर टाइमिंग शेड्यूल चेंज करके लग रहे हैं। सो उस चीज में आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। हाँ, ये है कि अगर आपका एसडीएस प्रोफाइल है तो एसडीएस प्रोफाइल कम है बल्कि सीट्स ज्यादा है। सो वो प्रोफाइल अगर आपका है जिसपे मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ, तो आपको वीजा मिलना निश्चित है। बस एक ही उसमें जो कि प्रॉब्लम आ सकती है, जो बच्चों की रिफ्यूजल भी आ जाती है, फाइल अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं की जाती, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं लगाए जाते, डॉक्यूमेंट मिस कर दिए जाते, क्योंकि देखिए हम भेड़ चाल में लग जाते हैं। एक कंपनी जिसने की इश्तिहार बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, हमारा मार्केटिंग में तो हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हमारा जो मेन मार्केटिंग है वो हमारा रेफरेंस बेस है। बच्चों ने वीजा लगाए, आगे रेफरेंस बनती है, लेकिन टाइम समय समय पर लाइव होकर जानकारी देना भी बच्चों को बहुत जरूरी है। इस शो पे मैं कभी ये स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि हमारे से ही अप्लाई करो, जानकारी लो, अप्लाई कहीं से कराओ, भेड़ चाल के साथ ना हो जाए। क्योंकि देखिए जो कंपनी 100-200 स्टूडेंट्स रोज की एनरोल कर रही है, वो कंपनी आपके प्रोफाइल पे ध्यान नहीं देगी। आज स्टूडेंट वीजा लेना इतना आसान नहीं है। जब मैंने बोला कि सीट्स ज्यादा है, बच्चे कम है, लेकिन क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोफाइल नहीं, आपके पेरेंट्स का प्रोफाइल भी मैटर करता है। बस उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और कोई भी जो इतने बल्क में काम कर रहे हैं वो कभी इन पेपर्स पे ध्यान नहीं देते, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 8-8 बैंड आए हुए हैं उनके रिफ्यूजल आए। तो इन सब रिफ्यूजल से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत शोज किए हैं, इस पे रेगुलर करते रहते हैं। आप एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, और मेरा फेसबुक या यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो उसमें भी बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे से अप्लाई करो, अप्लाई आप जहां से मर्जी करो, लेकिन आप एक बार जरूर उस चीज के लिए गो थ्रू हो जाए, ताकि आने वाले समय में आपको पछताना ना पड़े। रिफ्यूजल की शेप में यहाँ पे कई बार पैसा भी ठगा जाता है, ऐसा भी होता है। जो फीसेज आती है, जैसे बात हो रही थी आपसे 20-22 लाख रुपए का मसला है, सो उस चीज में भी बहुत ज्यादा सावधानी देने की जरूरत है। सो कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया जाए और उनका जो वीजे के मुकाम तक पहुंचाया जाए। सो यही हमारी लगातार कोशिश बनी रहती है। जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भेड़ चाल में ना चलिए। और एक और सर क्वेश्चन मेरा ये है कि कनाडा स्टडी वीजा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? जी, सबसे पहले तो यही +2 आपकी होनी चाहिए। आइल्स आपका होना चाहिए वैलिड, आइल्स की वैलिडिटी 2 साल की होती है। सो उस दरमियान आप जो है वो कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, गैप नहीं होना चाहिए। 2 साल का गैप ही जस्टिफाइड है, लेकिन
2 साल में भी जस्टिफिकेशन आपको देनी जरूरी है आज इस कंपटीशन के दौर में। उससे ज्यादा अगर गैप होता है +2 के बाद तो फिर उसमें आपको बहुत चांसेस है कि आपको रिफ्यूजल मिल जाए। वो गैप जरूर जस्टिफाई होना चाहिए और स्टडी से जस्टिफाई होना चाहिए। सो यही मेन जो है रिक्वायरमेंट्स रहती है। बाकी पैसे की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया फीस वगैरह जमा हो जाती है, जीएसी जमा हो जाती है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन सिंपल प्रोसेस है। कोई फंड शो का इसमें पंगा नहीं है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट का पंगा नहीं। हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो पेरेंट्स के ITRs, बैंक स्टेटमेंट्स या फिर जो उनकी जॉब है उसके सारे डॉक्यूमेंट। सो ये सारी चीज अगर मेहनत की जाए तो मैं कहता हूँ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि SDS प्रोफाइल जो है रिफ्यूजल मिल जाए। बट ये सारा चीज करना पड़ेगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट शो करोगे तो मेरा ख्याल है कि आपको वीजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, अगर कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद जी वीजा अप्लाई करना चाहता है तो उसके मार्क्स परसेंटेज कितने होने चाहिए? जी देखिए, जो एक फिक्स तकरीबन कॉलेजेस 50% मांगते हैं कि 50 पर कुछ ऐसी भी कॉलेजेस हैं जो कि 50% से नीचे भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आइडियली आपके 50% है नंबर तो वो बहुत अच्छे चांसेस माने जाएंगे। और अगर उससे कम है तो वीजा चांसेस उतने कम होते रहेंगे। हालांकि हमने 45% पे भी स्टूडेंट को वीजा लेके दिया, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन दी। सो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन वर्बल है, मान लीजिए आपकी SOP में ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हम लिखते हैं वीजा ऑफिसर के लिए, उसमें ही आप वो चीज जस्टिफाई कर देते हैं कि मेरी परसेंटेज क्यों कम रह गई, मेरे 6 बैंड हैं लेकिन मेरी परसेंटेज कम है। सो उस चीज को अगर आप जस्टिफाई करने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली आप 50 से नीचे भी वीजा ले सकते हैं। बट एक आइडियल स्कोर वैसे तो 60% का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपके 50% भी है तो तकरीबन हर सरकारी कॉलेज में आप एलिजिबल हैं अपनी फाइल लगाने के लिए। जी सर, कनाडा स्टडी वीजा कितना फायदेमंद है? देखिए, फायदेमंद तो आज सबसे बड़ा जो स्टडी के लिए हब है वो आज की डेट में कनाडा ही है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अलग कंट्री में भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने UK के बारे में अभी देखा कि वहाँ पे वर्क परमिट खत्म कर दिया गया है, यानी कि आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी तब आपको वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन कनाडा की मेन बात यह है कि इसमें आप पढ़ाई के दरमियान, पढ़ाई के दौरान आप 24 घंटे काम कर सकते हो, कोई भी लिमिट आप पर नहीं लगाई गई। हालांकि स्टूडेंट्स को हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू रखिए, बट प्रोविजन है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी होती है, छुट्टियों में भी पूरे दिन वो काम कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट अपनी फीस खुद निकाल सकता है। थोड़ा बहुत 2, 4, 5 घंटे काम करके भी उसकी फीस निकल जाती है। अपना लाइफस्टाइल भी वो एंजॉय कर सकता है, कनाडा को एंजॉय कर सकता है। डेफिनेटली जब आपका पैसा हाथ में होता है तभी इंजॉयमेंट होती है, खाली जेब में कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं होती। और जब आपका पेरेंट आपको 20-20 लाख लगा के वहाँ भेज रहा है तो डेफिनेटली वो भी ये एक्सपेक्ट करता है कि अब मेरे से और पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने जमीन बेचकर या जो भी फंड पड़े थे वो बेचकर गया है। सो इस सूरत में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरा ये कि PR जो है बहुत ही आसान है, वर्क परमिट बहुत आसान है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा कनाडा की अगर स्टडी वीज़ा सबसे आसान तरीका है कनाडा पहुँचने का आज के समय में, या विजिटर वीज़ा है या फिर स्टडी वीज़ा। विजिटर वीज़ा में जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो 90% सक्सेस रेट है, 100 नहीं है। लेकिन स्टडी वीज़ा में 100% है। सो मैं कहूँगा एक बहुत ही आसान तरीका है। ये आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आप कनाडा पहुँच जाते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं अपनी, साथ में वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपकी PR आ जाती है। और PR मिलने के बाद आप वहाँ के वहाँ सिटीजन मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। सिटीजनशिप मिलने के बाद आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि एक इतनी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के आप जब सिटीजन बन जाते हैं तो आप सारे के सारे बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं। सो बहुत बड़ा स्कोप है, आज ये स्कोप सबके लिए ओपन है, कल का कुछ कह नहीं सकते। सो मेरे को लगता है कि हर विद्यार्थी को अपना लक जरूर आजमाना चाहिए और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मेहनत भी करनी पड़ेगी 6 बैंड के लिए। सो ये चीज़ें आप कीजिए और कनाडा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के समय। सर, एक और क्वेश्चन है जो आई गेस हर स्टूडेंट जानना चाहता होगा कि जो ये वीज़ा है ये कितने दिन में आ जाता है? देखिए, जो वीज़ा अगर आपका जैसे अभी सितंबर इनटेक है तो आज 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीजा आ रहा है। जैसे सितंबर इनटेक के लिए अब अप्लाई करेंगे तो 1 महीना लग रहा है, लेकिन कहीं सितंबर के बिल्कुल साथ जाके जैसे जुलाई में हमने अप्लाई किया तो 15-20 दिन में आपका वीजा आ जाता है। वैसे ओवरऑल आज की डेट में देखा जाए 15 से 20 दिन लगते हैं स्टूडेंट वीजा लेने में इस हफ्ते में। सो बहुत, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। बाकी कंट्रीज का देखें हमें साल भी इंतजार करना पड़ता है। USA की बात करें कई बार 6 महीने बाद I-20 आती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहाँ पे फंड शो
मतलब एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कनाडा का बहुत ही इजी प्रोसेस है और इस प्रोसेस का हमें जरूर लाभ उठाना चाहिए। अगर आज आप अपना एप्लीकेशन डालते हैं, आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको विद इन 45 डेज आपका पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है और आप अपने क्लासेस स्टार्ट होने से 15 दिन पहले कनाडा भी पहुंच जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। आप ये मान के चलिए कि आपका वीज़ा तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है, लेकिन आपका फिर उसके बाद टेंशन आपकी खत्म है। वीज़ा आ गया, क्लासेस शुरू होने से पहले मान लीजिए 1 सितंबर से क्लासेस शुरू है तो 15 अगस्त के करीब आप कनाडा पहुंच जाएंगे और जाकर अपनी क्लासेस इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, देखिए वीजा के नाम पर आजकल फ्रॉड भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। जी जी जी। तो छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, छात्रों को देखिए, सबसे पहले तो जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी जरूर चेक कीजिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप ओवरऑल, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक, यूट्यूब, गूगल रिव्यूज, गूगल पे जरूर कंपनी का क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए कि कहीं इस कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किए हुए, इसका नाम इतना है कि इसको मैं 20 लाख का विश्वास कर सकूं। कभी भी अपनी फीस कंपनी के वीजा कंसल्टेंट के अकाउंट में नहीं डालनी है। आपने हमेशा अपनी फीस कॉलेज को ट्रांसफर करनी, क्योंकि आज ये भी बहुत हो रहा है कि अपने अकाउंट में ही जो फीस ट्रांसफर करवा ली जाती है और उसके बाद लोग चक्कर लगाते रहते हैं। सो ये सबसे बड़ी चीज है। आपका 20-22 लाख रुपए का बहुत बड़ी रकम है। सो बड़ी सावधानी से आपने ऑफर लेटर अप्लाई करना है, रेपुटेशन चेक करके। अगर इन एनी केस आपको कोई डाउट लगता है, बार बार यही बोलता हूँ, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे कोई भी क्वेरी, अगर हमारे से नहीं भी अप्लाई किए, कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। उसको आपको सटीक जवाब दिया जाएगा कि आपको परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अमित जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपको वीजा अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक और क्वेश्चन सर, कि वीजा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए, वीजा रजिस्ट्रेशन वो सारा प्रोसेस, वीजा के बाद की आप बात कर रहे हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट के होते हैं, एडमिशन से रिलेटेड, ऑफर लेटर से रिलेटेड, वो सब आपको एयरपोर्ट पे शो करने हैं और उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है और जाके वहाँ पे जो क्लासेस ज्वाइन करनी है, वो भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे भी आपने, जहाँ से आपका ऑफर लेटर आया था या आपको LOA आया था, वो सब शो करके आप इजीली वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब उलझने वाली कोई चीज नहीं है। बहुत ही शुरू से ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेकर क्लासेस ज्वाइन करने तक बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। जी सर, 12वीं के बाद कनाडा में पढ़ाई के क्या अवसर हैं? देखिए, ज्यादातर जो पंजाब से या फिर इंडिया से जा रहे हैं, ज्यादातर 90% स्टूडेंट 12वीं करके ही जा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्कोप ही 12वीं का। एक तो बच्चे की एज छोटी होती है, उसके बाद समय मिल जाता है उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद देखो 3 साल लग गए, बच्चे की एज भी उतनी हो जाती है। सो दूसरी कंडीशंस को अडेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 12वीं के बाद आप इजिली कंडीशंस को अडेप्ट भी कर सकते हैं, जाके कमाई भी कर सकते हैं, अपनी फीसिस भी निकाल सकते हैं। सो इसीलिए, और ये आपका जो PR का प्रोसेस है वो भी डेफिनेटली उतना छोटा हो जाता है। यानी कि आज आप 18 साल के गए तो आप 22-23 साल तक PR भी हो जाते हैं। सो 12वीं के बाद मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा स्कोप है और ज्यादातर एडमिशंस 12वीं के बाद ही होते हैं। और मैं तो जिन्होंने 12वीं की कनाडा जाना चाहते हैं तो कहूंगा कि IELTS पे मेहनत करो, समय बर्बाद मत करो, 6 बैंड लेके आओ और 4-5 साल में आपकी PR हो जाएगी। सो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता नहीं कोई होगी आज के डेट में। सर, ये भी कहा जाता है कि कनाडा में सेटल होने के लिए स्टडी वीजा बहुत जरूरी है। ये कितना मायने में सही है? नहीं, स्टडी वीजा से आप सेटल हो सकते हैं, लेकिन सेटल होने के लिए स्टडी वीजा जरूरी नहीं है। आप PR पे भी जाते हैं, आप विजिटर वीजा पे भी जाके वहाँ पे सेटलमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने विजिटर वीजा पे जाके भी वहाँ पे सेटलमेंट लिया। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्टडी वीजा पे जाते हो आप, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है। आप पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते, आप पढ़ाई करते रहते हो, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो। वर्क परमिट जितना घंटे अलाउड है, खैर अब तो सारे अलाउड है, उतने घंटे काम करते हो, कोई गलत चीज नहीं करते, कानूनन सही चलते हो, तो डेफिनेटली आपको PR भी मिलती है और उसके बाद सिटीजनशिप भी मिलती है। सो सारी जिंदगी आपकी सेटल डेफिनेटली है। जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो आई गेस हर स्टूडेंट पूछना चाहता होगा। 12वीं के बाद कोई छात्र स्टडी वीजा पे चला जाता है, तो वहाँ पर उसके जॉब मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? देखिए, जॉब अब स्टूडेंट पे देखिए पहली बात तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं या जॉब करने के लिए जा रहे हैं।
हमारा सबसे पहला फोकस पढ़ना होना जी। चाहिए, क्योंकि 12वीं तक की पढ़ाई कोई खास नहीं होती, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। इंडिया भी हो 12वीं पास को कोई बहुत ज्यादा अच्छी बिल्कुल, नौकरी नहीं बिल्कुल। मिलेगी, तो वो तो कनाडा है। पहले आपने अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, साथ साथ जितना समय मिलता है आपको, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, या फिर जब आपकी छुट्टियां हैं तब आप जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज आपका फोकस आपकी स्टडी होना चाहिए। 2 साल आप वो अगर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है या अगर आपने डिग्री भी ली है, तो उस समय को आपने यूटिलाइज करना है ज्यादा स्टडी में ही। सिर्फ उतना ही काम करना है कि आप थोड़ी बहुत फीस निकाल सके, अपने एक्सपेंडिचर्स निकाल सके। ये सारी चीजें 3-4 साल का आप स्ट्रगल कर लेंगे, पढ़ाई का डिप्लोमा लिए तो 2 साल का स्ट्रगल कर लेंगे, तो आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। मुझे ये चीज लगती है। जी जी। सर, कोई छात्र स्टडी वीजा पे कनाडा जाता है जी। तो उनको आप वहाँ पे क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, जी, क्या जी। क्या चीजें उनको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है? जी, देखिए सबसे बड़ी तो बात मैंने वही बोले कि पढ़ाई करनी जरूरी है। जी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, क्योंकि ये चीज आपके पीआर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जी आपको किसी यारी दोस्ती में ना पड़ के, जी लड़ाई झगड़ों में ना पड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। 2 साल आपने पढ़ाई पे फोकस कर ली तो आगे की राह बहुत ज्यादा आसान है। काम भी आपको करना, लेकिन लिमिटेड करना है ताकि आपकी पढ़ाई पे असर ना पड़े। सो मेरा तो हमेशा ही स्टूडेंट्स को यही पैगाम होता है कि जिस पर्पस के लिए आप गए हो, देखिए अगर आप विजिटर के पर्पज से गए थे, 24 घंटे आप जैसे मर्जी काम कीजिए, आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपने अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आप पीआर ले सकते हो। बट एज ए स्टूडेंट गए हो तो आपकी कमिटमेंट है कनाडा को, आपने अपनी एसओपी में मेंशन किया था कि मैं पढ़कर वापस आऊंगा। सो वही आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। हालांकि पता है कि आपने वापस नहीं आना, लेकिन कनाडा को अगर उसने आपको स्टूडेंट वीजा दिए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाई करें। जी, तो मेरा यही पैगाम है कि आप पढ़ाई में जरूर ध्यान दीजिए। जी। सर, एक और क्वेश्चन है कि जैसे वीजा के लिए जी, एक बार जी। फिर बताएं कि कितने बैंड चाहिए और इन बैंड को हासिल करने के लिए छात्रों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी और किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी? जी, देखिए 6 बैंड ईच मिनिमम की रिक्वायरमेंट रहती है। जी जिस स्टूडेंट का तो बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का है, जी उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती, जी। वो पहले अटेम्प्ट में ही कर लेता है। बट जिस स्टूडेंट का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम या कोई और मीडियम का है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है। बट हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनका पंजाबी मीडियम था, उन्होंने भी पहली अटेम्प्ट में जो है क्रैक किए 6 बैंड ईच। जी। सो इस करके मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी का स्टडी एक चल आ रही है, कोई गैप बीच में नहीं है। गैप जब आ जाता है तब जरूर प्रॉब्लम आती है। सो विद्यार्थियों की लर्निंग की हैबिट है, उसको चीजें समझने की हैबिट है, पढ़ाई के साथ लगातार वो जुड़ा हुआ है। सो मुझे लगता है कि विद्यार्थी अगर अच्छी मेहनत करे, अगर आप क्लासेस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 80% जो विद्यार्थी सिर्फ टाइम पास करने जाते जी, हैं, जी, और जो 20% है मेहनत करते हैं, उनको 6 बैंड ईच मिलता है। और जैसे मैंने बोला 6 बैंड ईच आना आज के समय में आपके वीजा की गारंटी है, बशर्ते आपकी फाइलिंग बहुत ज्यादा बढ़िया हुई है। सो बैंड लेना मुझे लगता है बहुत ज्यादा, हालांकि आइल्स में मेरी बहुत ज्यादा स्पेशलिटी नहीं, हालांकि हम आइल्स करवाते भी हैं अपनी बरनाला ब्रांच में, बट मैंने खुद आइल्स नहीं की है, तो इस बार विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता कि कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वीजा मैं लगवाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का लगा चुका हूँ, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट हम भेज चुके हैं कनाडा। सो उस चीज का मेरे को जरूर नॉलेज है, बट फिर भी मेरे को अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि अगर स्टूडेंट थोड़ी बहुत भी मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, तो इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसको इम्पॉसिबल मानकर चलते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा। सो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पंजाबी मीडियम में भी थोड़ी बहुत ही मेहनत करके और उन्होंने आइल्स अपनी क्रैक की है। जी तो सर, जैसे आपने आइल्स की बात की, तो जी। थोड़ा छात्रों को बताइए कि आइल्स को क्रैक करने के लिए जी जी। कितनी मेहनत जरूरी है, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि जी देखिए बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट है। जी इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, वो चारों मॉड्यूलों में आपको इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी। होता क्या है कि स्टूडेंट 6 बैंड 3 में तो ले आता है, एक मॉड्यूल में 5.5 आ जाते हैं, सो उससे आप एलिजिबल नहीं हो पाते। सो एलिजिबिलिटी आपकी तभी बनती है जब सारों में 6 बैंड आएंगे। सो उसके लिए मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को हर एक मॉड्यूल में फोकस करना पड़ेगा। अगर वो बराबर उस पर फोकस करता रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही
इजीली, जैसे मैंने कहा, मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो क्रैक हो जाती है। कोई इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो। जी सर, आज के टाइम में हर दूसरा जो छात्र है वो कनाडा जाना चाहता है जी पढ़ाई के लिए। जी तो आप मुझे ये बताइए कि कितना फायदेमंद है कनाडा में स्टडी करना। जी देखिए, स्टडी करना तो जैसे मैंने बताया कि फ़ायदेमंद है ही है। एक बार आप पीआर हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स वहाँ के कितने मिलते हैं, और उसके बाद आप इंडिया भी आ जा सकते हैं। सो मेरे को लगता है कि आपके सारी उंगलियां घी में ही हैं अगर आप आपकी अगर पीआर हो जाती है। और आज मौका है कि आपको पीआर मिल रही है इजीली सिर्फ स्टडी वीज़ा पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ज़रूर इसके लिए परस्यू करना चाहिए, और बहुत ही बढ़िया, आज के समय में बहुत बढ़िया मौका है। जी, स्टूडेंट वीजा जो कनाडा के लिए है वो क्यों जरूरी है? देखिए, ज़रूरी बिना से वीज़ा के तो आप नहीं जा सकते ना। आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करके आप सोचे कि वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। आपने आइल्स भी करनी है, आपको +2 भी होना चाहिए, जैसे जैसे मैंने फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं। सो वो पास करते हैं आप तो आपका वीज़ा लगता है, और आप इजीली कनाडा पहुँच सकते हैं। जी। सर, 12वीं के बाद कनाडा में पढ़ाई छात्र किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, वहाँ पे डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट डिप्लोमा में ही गए हैं। सो मुझे लगता है कि डिप्लोमा में खर्चा भी थोड़ा कम है, क्योंकि जो हम खर्चे की बात कर रहे थे वो डिप्लोमा का, डिग्री में थोड़ा सा खर्चा 2-4 लाख का बढ़ जाता है। सो मेरे को लगता है कि अगर छात्र डिप्लोमा में, ये नहीं सोचना चाहिए कि डिप्लोमा में आपको रिफ्यूज़ल मिल सकता है। हमने जितने भी छात्र भेजे 90% डिप्लोमा में गए हैं, 2 साल का होता है। सो 12वीं के बाद वो मेरे को लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। खर्चा कम तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे कम उसी में ही आपको ऑप्शन मिलता है, और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो मेरे को लगता है कि वो बेस्ट ऑप्शन है। सर, स्टडी वीजा कितनी एज तक मिल सकता है? देखिए, एज इसकी वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपका गैप मिनिमम होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन की है, आपका 5-6 साल का गैप है, आप वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें ग्रेजुएशन के बाद 15-20 साल का गैप आ जाए, तब तो आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ अपने पैसे ख़राब करेंगे। सो लिमिटेड टाइम ही है आपके पास। ग्रेजुएशन की है तो 2-4-5 साल का गैप हो तो चलेगा। +2 के बाद मैंने बताया कि 2 साल का गैप मैक्सिमम है। 2 साल के गैप के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। सर, डिप्लोमा करने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? कितना तक खर्चा जो है वो छात्रों का आ जी। जाएगा? देखिए, वही 20-22 लाख जो हम जीआईसी और ये सारी बात कर रहे थे, ये सारा मिला के 20 से 22 लाख तक का खर्चा में आराम से स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाता है। जी। और सर, कोई छात्र कनाडा जाना चाहता है तो टोटल खर्चा कितना तक आ जाएगा? जी, टोटल ही बता रहा हूँ मैं, 20 से 22 लाख तक का टोटल ही खर्चा। जी। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन में दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित बुंदेला जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वीजा के। तो अगर आप भी कोई क्वेश्चन जो आपके मन में है स्टडी वीजा को लेकर, कनाडा में स्टडी वीजा को लेकर, तो कांटेक्ट कीजिए हमें और कॉल कीजिए, और जरूर अपने क्वेश्चन का आप समाधान पाएंगे।